वेलकम व्यूअर्स। आज हम करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो पार्ट है फर्स्ट यूनिट 11th क्लास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। वैसे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने 9th स्टैंडर्ड में भी की होगी और कुछ आपको थोड़ा बहुत इसकी डिटेल्स पता होंगी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती क्या है, किसने दी थी, कब दी थी और क्यों दी थी। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से ही है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन। और इस थ्योरी के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। जैसे फर्स्ट इसने अपना पॉइंट क्या कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स। क्या कहा? जो कोई भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे, इनडिविजिबल जिनको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, इंडिस्ट्रक्टेबल मीन्स ना तो बिना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? एटम। सेकेंडली ये आपको क्या कहता है कि जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट्स के, वो आइडेंटिकल होंगे। जैसे अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम यहाँ इंडिया का लो या फिर हाइड्रोजन एटम हम कहीं बाहर का लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का, तो वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी मिलेगा वो सारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल। मीन्स उन सब की शेप एक जैसी होगी, साइज एक जैसा होगा, एटॉमिक मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ एक जैसा मिलेगा। मीन्स एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास क्या आ जाता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मीन्स जैसे हमने फर्स्ट पोस्टुलेट को बताया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहीं की लो वो आइडेंटिकल है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का मास एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अगर आप हाइड्रोजन के मास की बात करते हो तो नियरली आपके पास मास भी कितना आता है? 1। लेकिन ऑक्सीजन का मास आपके पास कितना आता है? 16। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अलग अलग एटम्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे उनका शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, उनकी फिजिकल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन, एवरीथिंग मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है आपको कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसा हमने फर्स्ट में भी कहा कि मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, तो जो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आपके पास क्या कहलाएगा? एटम। तो जो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है वही टेक्स पार्ट करता है किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर। जैसे मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द H2O। हालांकि वहाँ पर क्या होता है? H2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद O2 मॉलिक्यूल एंड गिव्स राइज H2O। लेकिन वहाँ पर भी किसकी पार्टिसिपेशन है? जो छोटी यूनिट है वो क्या है आपके पास? एटम। लेकिन बाद में हम इस सभी पोस्टुलेट्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी बताएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि एटम रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। रिएक्शन में तो क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और बॉन्ड्स को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इट मीन्स इनडायरेक्टली जो वहाँ पर टेक पार्ट करेगा वो कौन होगा आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स। अगला सबसे सिंपलेस्ट पोस्टुलेट है आपके पास, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मीनिंग वही सेम है, एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल, कि एटम को ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो। अगर आप इसमें एटम को रिप्लेस करके वर्ड लगा देते हो मास या फिर मैटर, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, तो ये आपको किसकी स्टेटमेंट देता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो भी क्या है? वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट, ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन, जब भी आप किसी कंपाउंड को बनाते हो तो बहुत सारे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के आप उनको क्या करते हो? कंबाइन करते हो। और किस रेशो में कंबाइन करते हो? एक डेफिनेट रेशो बाय मास। ये भी आपको थोड़ा पढ़ा पढ़ा लगा होगा जब हमने क्या किया था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें भी हमने यही कहा था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो आपस में कैसे जुड़ते हैं? डेफिनेट रेशो बाय मास। जैसे इसी को अगर आप एक एग्जाम्पल लेकर भी देखते हो, जैसे वाटर का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो वाटर में क्या है? H2O। यहाँ पर रेशो निकालूँ मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की, तो हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16। तो आपके पास यहाँ पर
कितनी रेशो आएगी? 1:8। दैट इज द फिक्स्ड रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और विद रिस्पेक्ट टू मास। नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट, और वो पोस्टुलेट आपको क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, या तो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, या एटम का सेपरेशन होता है, या फिर एटम्स क्या कर जाते हैं, रीअरेंज्ड। तो इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये हमारे पास क्या थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के डिफरेंट पोस्टुलेट्स और पॉइंट्स। अगर इन पॉइंट्स को हम अपने दिमाग में रखें तो कुछ लिमिटेशंस भी हमें इनकी नज़र आती हैं। अगर हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को देखते हैं तो उसमें आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आया, लेकिन अगर आपने देखा तो ये फेल हो जाएगा टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। मीन्स जो गेज-लुसैक्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, या बर्जीलियस हाइपोथेसिस है, अगर हम उसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करो तो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। तो ये इसकी एक लिमिटेशन बनती है। दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम लाइक गे-लुसैक्स, एवोगैड्रो। सेकेंड लिमिटेशन हमारे पास आती है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन कि वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज, वैलेंसीज। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग है, तो डाल्टन्स इस चीज़ को नहीं बता पाया कि वो अलग अलग क्यों हैं, क्यों उनके मास डिफरेंट हैं, क्यों साइज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसने तो एटम को क्या माना कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन हमें पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो आपके पास एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से आगे बढ़ते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब में क्या होता चला जाता है, देयर इज इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो उसके एवरेज में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी चेंज आता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसीज, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज। तो नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन जो है वो क्या कहती है कि ये हमें बता ही नहीं पाता कि कैसे और क्यों एलिमेंट डिफरेंट जो हैं वो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं या मॉलिक्यूल। तो हम इसको सिंपल वे में क्या कह सकते हैं, डज नॉट एक्सप्लेन कि वाई द डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। नेक्स्ट लिमिटेशन हमारे पास क्या आती है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन कि विच टाइप ऑफ द फोर्सेस हेल्प टू बाइंड द एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। अब वो फोर्सेस तो डाल्टन तब बता पाता अगर वो किसको इंक्लूड करता, इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस में हेल्प करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में। और बॉन्ड्स आपने कितने टाइप के पढ़े हैं, 3 टाइप्स, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, और एक थर्ड कैटेगरी आता है दैट इज द डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जब आप आयनिक बॉन्ड बनाते हो तो वहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा लेगा। वहाँ पर कैटायन एनायन बनते हैं जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और जब आप डेटिव बॉन्ड की या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हो तो वो कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होती है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डोनर इलेक्ट्रॉन देता है और जो डेफिशिएंट होता है वो उनको एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये जो आपके पास डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, पार्शल। पार्शल मीन्स ना तो वो कंप्लीट डोनेट करेगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास लुईस एसिड और बेस की फॉर्म में वो क्या करेंगे, टेक पार्ट। और उसकी वजह से वहाँ पर क्या बनता है, एक डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट मस्ट बी डिस्कस्ड इन द लेटर वीडियोज़। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि ये फेल था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल थी किस चीज़ को बताने में, कि विच टाइप ऑफ द फोर्सेस बाइंड द एटम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। लास्ट 5th लिमिटेशन आपके पास इसकी क्या आती है कि वो आपको सेटिस्फैक्ट्री कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाता कि जो आपके पास पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है और कंपाउंड है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, वो एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो ये सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
अगर इन लिमिटेशंस को दिमाग में रखते हुए हम एक नई थ्योरी की तरफ जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें क्या किया गया, जितनी भी ये लिमिटेशंस हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, उनको ओवरकम किया गया और एक नई थ्योरी को प्रपोज किया गया। दैट इज़ द मॉडर्न्स एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हैं और इसको मॉडिफाइड डाल्टन्स थ्योरी भी बोल सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एटम इज़ नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। क्या कहा कि एटम अब ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजिबल है, वो कैसा है, डिविजिबल है, क्योंकि एटम फर्दर टूटकर क्या बनाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो कौन कौन से हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। तो ये जैसे ही आपके पास इन तीनों की डिस्कवरी आई तभी हमारे पास किसकी लिमिटेशंस आई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करके हमने क्या दी, मॉडिफाइड या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमने क्या कंसीडर किया कि एटम अब इंडिविजिबल नहीं कंसीडर करेंगे, वो डिविजिबल होगा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। सेकेंड हमारे पास इस थ्योरी का पॉइंट क्या आता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। हमने डाल्टन्स में क्या कहा था कि एटम जो सेम एलिमेंट का होगा वो आइडेंटिकल होगा, मीन्स उसके शेप, उसकी साइज, उसका मास सब कुछ एक जैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। इसको हम किसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, दैट इज कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू द आइसोटॉप्स। अगर आप आइसोटॉप्स को डिफाइन करते हो तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर उनका क्या हो जाता है, डिफरेंट। तो आइसोटॉप में अगर हम एग्जांपल लें आपके पास, तो आपके पास कार्बन के आइसोटॉप पॉसिबल हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। 12, 13 और 14 ये इनके मास हैं, लेकिन इनका सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो ये एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है जिनका नंबर तो सेम है लेकिन मास अलग है। तो नॉट आइडेंटिकल हर एक रिस्पेक्ट में और हर एक एस्पेक्ट के अंदर ये एक जैसे नहीं है। ऐसे ही आप क्लोरीन का ले सकते हो। क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, लेकिन दोनों का ही एटॉमिक नंबर आपके पास कितना आता है, 17। तो आपके पास ये सेकंड पॉइंट है किसका, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। थर्ड पॉइंट अब आपके पास है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे आप इसमें ले सकते हो किसको, आइसोबार्स को। आइसोबार्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट नहीं, दीज आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हमने आइसोटॉप में क्या कहा था, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। लेकिन आइसोबार में क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनका क्या है, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट। जैसे आप मान सकते हो किसका एग्जाम्पल, कैल्शियम का और आर्गन का। कैल्शियम और आर्गन दोनों ही क्या हैं आपके पास, आइसोबार। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20, आर्गन का कितना होता है, 80। लेकिन जब दोनों का मास नंबर देखते हो तो दोनों का ही क्या होगा, 40। और जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार। तो ये हमारे थर्ड पोस्टुलेट को बताता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक या दो प्रॉपर्टीज में, वन और मोर प्रॉपर्टीज में कैसे हो सकते हैं, सिमिलर। अगला पोस्टुलेट आपको क्या कहता है कि जो रेशो है जिसमें एटम आपस में कंबाइन करते हैं
वो रेशो आपके पास फिक्स्ड हो सकती है। जैसे आपने किया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कि ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन जो एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो किस में करते हैं, डेफिनेट या फिर फिक्स्ड रेशो में। इंटीग्रल हो सकता है लेकिन वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास है C6H12O6। यहाँ से अगर मैं रेशो निकालती हूँ कार्बन की 1, ये 2 और ये 1, ये आपके पास कैसी है, रेशो सिंपल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सुक्रोज का फॉर्मूला लेती हूँ तो सुक्रोज आपके पास क्या होता है, C12H22O11। ये फार्मूला किसका लिखा था मैंने, ग्लूकोज का। तो यहाँ से अगर मैं रेशो निकालूंगी तो वो रेशो कैसी आएगी, 12:22 रेशो 11, जो एक सिंपल रेशो नहीं है। लेकिन सुक्रोज में ये रेशो कैसी है, फिक्स्ड। तो ये क्या कहता है, रेशो फिक्स्ड हो सकती है, इंटीग्रल हो सकती है, लेकिन हमेशा सिंपल हो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि एटम ऑफ वन एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में। डाल्टन ने तो क्या कहा था कि एटम इनडिस्ट्रक्टेबल है, ना एटम को आप बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ हमने क्या कहा कि एक एटम ऑफ वन एलिमेंट को आप किस में चेंज कर सकते हो, दूसरे एलिमेंट के अंदर। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि आपके पास यूरेनियम 235 लिया हमने और उसको किसके साथ इंटरेक्ट करवा दिया, न्यूट्रॉन के साथ। एंड किसका सिंबल रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूट्रॉन का। तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लूटोनियम में, प्लूटोनियम 239 और 94 में। और जो ये प्रोसेस है एक एलिमेंट का दूसरे में कन्वर्ट होने का, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसम्यूटेशन। तो आपके पास ये पोस्टुलेट बताता है कि आप एक एलिमेंट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सर्टेन रिएक्शन। ऐसे ही एक एग्जांपल आप और ले सकते हो, अगर आप नाइट्रोजन की इंट्रैक्शन किससे कराते हो, अल्फा रेज से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में। तो ये भी किसका एक एग्जाम्पल आ जाएगा, ट्रांसम्यूटेशन का। तो हमने जो कहा था कि एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टेबल या एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, वो नहीं है। हम एटम को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इसमें अगर आप और एक एग्जांपल लेकर देखो तो जो आपने चेन रिएक्शंस की हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस, उनमें क्या होता है, यूरेनियम से आकर न्यूट्रॉन टकराता है और वो किस में टूट जाता है, बेरियम क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन और बन जाते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम से टकराते हैं 3 से, और वहाँ फर्दर क्या बनाते हैं, बेरियम क्रिप्टॉन। और आपके पास एक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन बने थे, तो फर्दर अगर वो रिएक्शन में जाएगा तो आपके पास क्या बनेंगे, 9 न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या है, एक बार रिएक्शन को अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो चेन की फॉर्म में आगे बढ़ती रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या था, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को शो करें तो इस तरह से दिखाएंगे, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आके टकराता है किससे, यूरेनियम से, तो यूरेनियम टूट जाता है बेरियम में, और किस में, Kr क्रिप्टॉन में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। फर्स्ट न्यूट्रॉन आपके पास ये निकल गया N01, सेकेंड N01 और थर्ड N01। अब ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम से जाकर टकरा सकते हैं, तो सेम रिएक्शन करेंगे और आपके पास एक चेन बन जाएगी रिएक्शन की, एंड दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जितने भी आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उन सब में इसी तरह की चेन रिएक्शंस होती हैं, जिनको रोकना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोडिव फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ एन एटम चेंज्ड इनटू एनर्जी। अगर आपको कुछ ध्यान आया हो तो हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसी के साथ किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। जो हमने कहा था कि जो मास और एनर्जी है वो कैसी होती है, इंटर कन्वर्टेबल, मीन्स मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हो और एनर्जी को किस में चेंज कर सकते हो, मास में। और एनर्जी कभी भी इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं होती, क्योंकि आपने एक और लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो ये पॉइंट आया वो हमारे पास कहाँ से आया, आइंस्टीन से। आइंस्टीन ने क्या कहा, एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। यहाँ पर E क्या है आपके पास,
एनर्जी, m आपके पास क्या है, मास, और v आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू रखती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और कैसे हमने उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करके क्या लिया, मॉडिफाइड डाल्टन्स थ्योरी या फिर मॉडर्न एटॉमिक्स थ्योरी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।